Hello everyone. Hope you are enjoying the lockdown. अब जब लॉकडाउन खुलेगा तो सारे बच्चे इतने खुश होंगे कि बाज़ार भागेंगे। कितना मज़ा आता है ना जब मम्मी पैसे देती है कि अरे बेटा जा बाज़ार से ये लेके आ, अरे बाज़ार से ये लेके आ। फटाफट साइकिल उठाया और बाज़ार भागे और बाज़ार से सामान लेके आ रहे हैं। इधर मम्मी भी खुश और बच्चे भी खुश। लॉकडाउन में तो साइकिल भी नहीं चला पा रहे हैं। तो जब लॉकडाउन खुलेगा कितना मज़ा आएगा कि हम बाज़ार जा पा रहे हैं, हम सामान लेके आ पा रहे हैं। तो सामान लाने में वो मज़ा थोड़ी है जो बाज़ार जाने में मज़ा है। सामान तो चलो आ ही जाएगा। इसको देख करके मैं आपको एक चीज़ याद दिलाती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है। फिर हमारे को इतनी एनर्जी कैसे मिल जाती है कि हमारा पैर, हमारे हाथ, हर जगह एनर्जी हो जाती है। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन है कि प्लांट्स की बात। प्लांट्स की जड़ों में आप पानी डालते हैं, लेकिन वो पानी एकदम लीफ टॉप पे कैसे पहुंच जाता है? तो ये दो क्वेश्चन है ना बड़े इंटरेस्टिंग वाले। जो सामान लेने के लिए आप बाजार गए और प्लांट्स में पानी लीफ के टॉप तक पहुंचा और हमारे बॉडी में खाना जो है वो मुंह से खाया, पेट में गया, लेकिन बॉडी के सेल्स को, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या हैं? दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। खाना हमने खाया, पेट में गया और पूरी बॉडी के एक एक सेल में पहुंच गया। अभी आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि खाना और ऑक्सीजन सारा कुछ हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में पहुंच गया। तो जो ईच एंड एवरी सेल में पहुंचा तो हु ट्रांसपोर्टेड इट? आपका आंसर होना चाहिए, सब बच्चे बोलेंगे ब्लड। दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन। आपने देखा एक प्लांट मुरझाया हुआ है। अब मुरझाया हुआ है तो उसमें फटाफट जल्दी जल्दी उसमें पानी डाल दो। पत्तों में तो आपने डाला नहीं, रूट्स में पानी डाला, लेकिन आपके 1-2 घंटे के बाद आप देखते हो कि वो प्लांट जो है बिल्कुल उसके पत्ते ऐसे खिल गए। मीन्स रूट से कोई ऐसी चीज है जो प्लांट के रूट से जो पानी लेकर के पूरे लीफ के ईच एंड एवरी लीफ में वो पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीजें जो मिला करके मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया, दिस इज ऑल कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, और एनिमल्स में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग। तो हम आते हैं, चलिए ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड इन ह्यूमन बीइंग्स। तो सबसे पहले हम प्लांट्स को लेंगे कि आपने देखा है कि या तो पौधा बहुत छोटा हो तो भी प्लांट उसके लीव्स तक पानी पहुंच जाता है। पेड़ जो 100 मीटर ऊंचा लंबा है, 100 मीटर ऊंचा भी है, तो भी प्लांट जो रूट में हमने पानी दिया वो रूट से होता हुआ और लीफ के टिप तक पहुंच जाता है। तो ऐसा क्या है? और हमने देखा है दूसरी चीज कि पानी तो ऊपर पहुंचा ही पहुंचा। अब जो फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ऑब्वियसली लीव्स में होता है। तो लीव्स में आपको पता है कि ग्लूकोज बनता है। लीव्स में जो खाना बना दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब मान लो रूट को जरूरत है एनर्जी की, तो इट विल रिक्वायर फूड, और फूड कहाँ बना है? कहाँ? लीव्स में बना है। तो लीव से फूड रूट में आना चाहिए। तो लीव से फूड रूट में किस तरह से आएगा? तो इसके लिए भी हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए एक मेरे घर में एक प्लांट है। अब इसको ग्रो करने के लिए हम पानी कहाँ डालते हैं? ऑब्वियसली रूट में डालते हैं। लेकिन पानी को यहाँ तक पहुंचाने के लिए आपको नहीं लगता कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है? तो देयर इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स कहाँ होता है? सॉइल में होता है। तो सॉइल से कहाँ जाएगा? इसको ईच एंड एवरी पार्ट में वाटर और मिनरल को पहुंचना है।
तो डोंट यू थिंक कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसमें होगा, तभी तो ये पानी ऊपर तक पहुंचेगा। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? लीव्स में हो रहा है। लेकिन अगर फूड की जरूरत रूट में हो रही है या ऐसे पार्ट में हो रही है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो फ्रॉम वेयर दे विल गेट फूड। तो अगेन एक रिवर्स पाइपिंग सिस्टम इज नीडेड कि यहां से फूड थ्रू पाइपिंग होकर के इफ द रूट इज नीडिंग द फूड, तो ये पाइपिंग सिस्टम से रूट पे फूड जो फोटोसिंथेसिस होकर के लीव्स में बने थे वो यहाँ पे पहुंच जाए। अगर प्लांट बहुत छोटा है तो पानी किस तरह से यहाँ पे पहुंचेगा? थ्रू डिफ्यूजन। और यहाँ पे जो फूड पार्टिकल्स प्रिपेयर हो रहे हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो भी प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में थ्रू डिफ्यूजन पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर यही प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत हाइट में है, ऊंचा है, देन व्हाट विल हैपन? तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो आइए अभी हम देखते हैं कि बड़े प्लांट में, एकदम 100 फीट टॉल प्लांट में किस तरह से फूड पहुंचता है। अब अगर प्लांट बहुत ही ऊंचा है, 100 फीट ऊंचा प्लांट है, तो यहाँ तक पानी किस तरह से पहुंचेगा? तो इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड पूरा टिश्यू की नीड होती है और प्लांट ने इसको इवॉल्व किया, तो उसको हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। इटेक्स का मतलब है वेसल्स, और हम इसको लिख सकते हैं पाइप्स। ऐसा पाइप जो वाटर को लेके जाए, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करे, उसको हम बोलते हैं जाइलम। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स। और दूसरा पाइपिंग सिस्टम जो ओनली फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। इसको याद रखने के लिए हम कर सकते हैं F फॉर फूड, फ्लोएम फूड। तो फ से याद रखेंगे, फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अभी तो हमने कहा कि जाइलम के लिए अलग पाइप है और फ्लोएम के लिए अलग पाइप है। मीन्स जाइलम इज डिफरेंट काइंड ऑफ पाइप एंड फ्लोएम इज डिफरेंट काइंड ऑफ पाइप। जाइलम में वाटर का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, फ्लोएम में उसका 2 वे डायरेक्शन है। यहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम के जो पाइप्स हैं, ये बंडल्स हैं। लाइक जैसे हम इसको यहाँ पे, हमने अगर इसको यहाँ काट देते हैं और यहाँ पे हम इसको जूम इन करते हैं लाइक दिस, ये मैंने काटा और यहाँ पे हम जूम इन करते हैं, तो ये जाइलम और फ्लोएम के पाइप्स इस तरह से हैं। इसको हमने थोड़ा सा काट के अब जूम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करके देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी मैंने 6 पाइप्स लिए हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं, तो ये जो है अलग अलग पाइप हैं। ये ब्लैक से जो मैंने शो किया हुआ है, ये जाइलम के ट्यूब्स हैं, और ये जो रेड से मैंने शो किया हुआ है, ये फ्लोएम के हैं टिश्यूज। मान लो ये है, इसको मैंने कट कर दिया। कट करने के बाद अगर हम यूं देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। अब इसको और हम जूम करते हैं, जो कि मैं आपको ये बुक से दिखा देती हूँ। यही वैस्कुलर बंडल है, कई सारे बंडल दिख रहे हैं आपको। तो दिस इज, ये वैस्कुलर बंडल है, और इसमें अगर एक बंडल को मैंने यहाँ पे यू मैग्नीफाई किया है, ये देख लीजिए। जब इसको मैंने मैग्नीफाई किया है तो ये जो है, ये वाला पोर्शन है, दिस इज हमारा जाइलम, और ये जो रेड कलर का आपको ऊपर का दिख रहा है, दिस इज फ्लोएम। उसी एक वैस्कुलर बंडल को यहाँ पे अगर जूम इन हम करते हैं, ये जो है ये हमारा जाइलम है। देखिए कितनी सारी पाइप्स हैं, और ये जो ग्रीन कलर का है ये है फ्लोएम, और इस पूरे को मिला करके हम वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये लीव्स में जो ये वेन्स हैं, ये आप बहुत क्लोज में भी देख पा रहे हैं कि ये सारे के सारे ये वैस्कुलर बंडल्स हैं। देखिए एक एक सेल में जाइलम पहुंच रहा है। इट इज अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इसको और जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ। जाइलम है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये पानी ऊपर को लेके जाता है, और फ्लोएम जो है वो मल्टी डायरेक्शनल है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी पहुंच सकता है। अब मेन ये बात है कि प्लांट में
कोई पंप नहीं होता, लेकिन बहुत ऊंचा प्लांट है, उसमें भी पानी चला जाता है। तो कैसे जाता है ये? वेरी लो एनर्जी डिमांड। इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है पूरा जाइलम का, ये इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्लांट को कहीं जाना नहीं होता, तो अपनी जगह पे ही खड़े रहना होता है। तो इसकी वेरी लो एनर्जी डिमांड होने से भी, और ये बहुत स्लो प्रोसेस भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जबकि कंपैरिजन करें ह्यूमन बीइंग से या एनिमल से, तो ह्यूमन बीइंग या एनिमल में बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे नीड अ पंप। और वो पंप क्या है आप सबको पता ही है, दैट इज हार्ट। लेकिन किस तरह से ये जो पानी है, रूट से जो आ रहा है पानी, जो वाटर है, वो किस तरह से विदाउट एनी पंप, कैसे वो 100 मीटर्स ऊंचे प्लांट के लीव्स में भी पहुंचता है। तो अभी आप देखिए कि अभी आपको पता है कि ये वैस्कुलर टिश्यू है, जाइलम है, पूरा वहां तक ऊपर चढ़ पहुंच रहा है। अब आपको पता है जाइलम के जो सेल्स हैं वो होते हैं डेड सेल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उसको विदस्टैंड करने के लिए ये जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो लीव्स हैं, लीव्स में आपको पता है स्टोमाटा है, प्लांट में बहुत सारे स्टोमाटा हैं, बहुत सारे लीव्स हैं। देन व्हाट हैपेंस, आपको पता है कि ये स्टोमाटा है ओपन स्टोमाटा, इससे पानी, इससे वाटर इवेपोरेट कर रहा है। अब इवेपोरेट जब करता है तो इसके साथ एक जो ये इस तरह से मान लीजिए कि ये स्टोमाटा का ये पाइप है और ये स्टोमाटा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, एक निकला इवेपोरेट हुआ, तो साथ में क्या होता है, इसके साथ साथ ये वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच्ड होते हैं, जो कि सीक्वेंस में जैसे ही ये एक वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होता है, साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जो आपको नहीं अभी पढ़ने की जरूरत है। तो ये जिस तरह से जैसे ही ये इवेपोरेट हुआ, तो साथ में ये बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके साथ साथ अपने आप निकल के इवेपोरेट होते रहते हैं। तो कैन यू बिलीव कि ये एक स्टोमाटा की मैंने आपको एक ड्राइंग दी है, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टोमाटा है, एंड मिलियंस ऑफ स्टोमाटा में से कितना लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग इवेपोरेटेड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। अब जब पूरे सारी जगह से इस तरह से वाटर का इवेपोरेशन हो पा रहा है, लाइक दिस सारी जगह से वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वाटर का एक लो प्रेशर हो रहा है, जनरेट हो रहा है। एंड वो लो प्रेशर क्या करता है कि पानी क्या करता है, ये एक सक्शन पुल जनरेट कर रहा है। जैसे ही यहाँ से इतना लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग इवेपोरेटेड थ्रू ट्रांसपिरेशन, तो एक सक्शन पुल जनरेट होता है। जिस तरह से हम पिचकारी लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं और फिर ऐसे खींचते हैं, तो ऊपर क्या होता है, एक्चुअली में इट इज अ सक्शन पुल। और दैट सक्शन पुल वो क्या करता है कि पानी को यहाँ से रूट से ऊपर खींचने में एनफ होता है और पानी पूरा एक एक रूट लीफ के सेल्स में पहुंच जाता है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, जो टॉप ऑफ द प्लांट में ऊपर सक्शन पुल जनरेट किया, वही इसको ऊपर तक सक करता है। पहला हो गया, एक हमारा हो गया सक्शन पुल, एक सक्शन जनरेट होता है। एंड बिकॉज कि यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन मीन्स अ काइंड ऑफ इवेपोरेशन, जो हम स्टोमाटल इवेपोरेशन को जब हम डिस्क्राइब करना होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसपिरेशन। अब आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग ऑल्सो। तो ये ट्रांसपिरेशन से की वजह से दो चीजें होती हैं, सक्शन और कूलिंग। अब एक पॉइंट आप पूछ सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन तो दिन में हो रहा है, धूप है, स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, ट्रांसपिरेशन दिन में हो रहा है, बट रात को तो नहीं होता इतना ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इतनी धूप नहीं होती। अगर ट्रांसपिरेशन रात को नहीं होगा तो ये जो वाटर ऊपर तक चढ़ चुका है, क्या उसको गिर नहीं जाना चाहिए? तो वो क्यों नहीं गिरता है? सक्शन के अलावा भी जो ऊपर को लगा रहे हैं, एक और भी प्रेशर होता है जो यहाँ रूट्स पे लग रहा है, उस प्रेशर को बोलते हैं हम रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर किस तरह से काम करता है, ये जो रूट हेयर्स हैं
उसका ये टिप मैंने यूं बड़ा कर दिया। ये वाटर है और ये थोड़े से मिनरल्स हैं, और ऑब्वियसली बाहर भी बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन बाहर में ज्यादा है क्योंकि रूट को अभी एब्जॉर्ब भी करना है, और बाहर वाटर भी है। ये ब्लैक से मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो समहाउ यहाँ पे ये जो मिनरल के पार्टिकल्स हैं, इस मिनरल के पार्टिकल को रूट क्या करता है, इनको अपने में एब्जॉर्ब करता है, और उसके लिए उस एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, और इस वजह से इसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। अब क्या होता है, द मोमेंट ये मिनरल्स यहाँ पे आने लग गए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ गए, तो क्या होता है, यहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, और यहाँ पे मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन, ये देखिए ये सारे मिनरल्स अंदर चले गए हैं, और बाहर जो है रूट हेयर्स के बाहर मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन देखिए काफी कम हो गया। अब नेचर को ये पसंद नहीं आता कि मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और कम क्यों हो गया। अब अल्टीमेटली क्या होगा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, इसके अंदर वाटर इज लेस और मिनरल्स ज्यादा हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ लिक्विड है वो डाइल्यूट हो गया, और नेचर को ये पसंद नहीं होता कि क्यों ऐसा हो रहा है। तब क्या होता है कि नेचर ने क्या किया कि यहाँ पर से वाटर इज मोर डाइल्यूट हियर, अब वाटर के मॉलिक्यूल भी इसमें एंटर करने लग जाते हैं। अब वाटर के मॉलिक्यूल जब इसमें एंटर करने लग जाएंगे तो क्या होगा, दोनों के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो रहा है। वही एक प्रेशर है जो यहाँ का जो वाटर कॉलम है, जो रात को उसको ये गिरने नहीं देता है। तो अब इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं, यहाँ कहाँ हो रहा है, ऑस्मोसिस। इसको दूसरे वर्ड में हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ वी कम टू फ्लोएम, और ये नया वर्ड आ रहा है ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम क्या करता है, जो फूड मटेरियल जो लीफ में बने हैं उनको एक प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाता है। तो कभी भी जहां भी ज्यादा एनर्जी की डिमांड होती है वहां पे ये फूड को पहुंचा देता है। किस तरह से पहुंचाता है, इसका कोई ब्रेन तो है नहीं। उसको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे फूड की डिमांड है और मुझे ये फूड यहाँ पे पहुंचाना है, चाहे वो ऊपर हो, चाहे वो नीचे हो, चाहे वो साइड में के लीव्स में हो, उनको पहुंचाना पड़ता है। कि ये हमारा जाइलम है, एक कॉन्टिन्यूअस बंडल है, और यहाँ है ये, दिस इज फ्लोएम। ये मैंने जाइलम बना दिया है और ये फ्लोएम है। इधर कुछ सेल्स हैं जो कि लिविंग सेल्स हैं, और ये बीच में गैप्स हैं जिसके अंदर से जो सुगरी सिरप है, जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बना है, वो इसमें मूव कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए किस तरह से एक सेल है, इसमें बहुत सारा शुगर है, और यहाँ पे एक सेल है विच इज डेफिशिएंट ऑफ शुगर। अब यहाँ से शुगर के मॉलिक्यूल्स को अगर जब यहाँ जाना है तो ये एक प्रोसेस होता है, ये इसको हम बोलते हैं लोडिंग। ये लोडिंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। तो लोडिंग में क्या हो रहा है कि एनर्जी खर्च होने के साथ ही ये सेल एनर्जी खर्च करके और ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं उसको फ्लोएम में भेज रहा है। एक तो केस ये हो गया लोडिंग, और अगर यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हायर है और यहाँ शुगर का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, तो एक तो ये खुद ही डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही इन दोनों में कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, कि शुगर इधर भी और यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गया, फिर शुगर को, ज्यादा से ज्यादा शुगर को यहाँ पे हम कैसे भेज सकते हैं, तब ये प्रोसेस आता है, दैट इज कॉल्ड लोडिंग एंड विच इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब क्या होगा, यहाँ पे शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे और यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा थ्रू लोडिंग। यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया है शुगर मॉलिक्यूल का और यहाँ पे कम है, लेकिन अब इसको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें पहुंचना है। जाइलम है, अब इसमें बहुत सारा पानी है, बहुत सारा सॉल्वेंट है। अब ये क्या करता है, बिल्कुल आजू बाजू में है, यहाँ से पानी क्या करता है, नेचर क्या करता है, इस पानी को यहाँ पे थ्रू ऑस्मोसिस ये वाटर
इस तरफ को रश करता है इस कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नेचर हमेशा बैलेंस चाहती है। तो ये यहाँ पे जो शुगर का कॉन्सेंट्रेशन हुआ उसको बैलेंस करने के लिए जब पानी इसमें से यहाँ आया तो ये जो सेल है ये फूल जाता है, ये सेल जो है वो फूल जाता है, और फूलने से क्या होगा, ये सेल के अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है। अब प्रेशर जब ये जनरेट हो गया तो अब क्या करेगा, ये अपने वॉल्स को पुश कर रहा है। अब पुश कर रहा है तो अब ये जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो कहाँ जाएगा, फ्रॉम, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हायर हो गया और हायर प्रेशर है तो ये वहां मूव करना चाहेगा जहाँ पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अब आपको समझ में आया कि अगर प्लांट के ऊपर के किसी पोर्शन में कम प्रेशर है तो ये जो पूरा का पूरा ये जो सोल्यूशन है इट विल मूव अप, और अगर कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है दैट मीन्स वो लो प्रेशर पे है, तो और यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो गया है तो इट विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। जो फ्लोएम में है जो पूरा का पूरा सैप इस तरह से डाउनवर्ड आता है, और यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो यहाँ, इसको हम बोलते हैं बल्क फ्लो। अब थ्रू बल्क फ्लो ये पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे शुगर का कम कॉन्सेंट्रेशन है तो अब ये यहाँ से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को ये शुगर सारा इस वाले सेल में पहुंच जाएगा, और इसको हम बोलते हैं अनलोडिंग। ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स थे वो अनलोड हो गए, सेल में पहुंच गए, मींस इस सेल से फ्लोएम में आए, फ्लोएम से लो प्रेशर पे आए, और फिर यहाँ से इस सेल में जहाँ पे शुगर की कमी थी वो वहां पे पहुंच गए। और अब पानी जो वाटर जो यहाँ आया था वो यहाँ पे कम हो गया। अब ये इट विल गो बैक टू द जाइलम। पूरे सिस्टम को एक बार से दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे एक सेल है जिसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे एक सेल है जिसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। यहाँ से शुगर को यहाँ पे पहुंचना है। अब किस तरह से फ्लोएम हेल्प करता है ये हम अभी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोएम के अंदर आते हैं। पहले तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, या आपने पहले भी पढ़ रखा है कि यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये एक नेचुरली ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से शुगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पहुंच जाएगा। लेकिन एक बार जब कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया तब क्या होगा, यहाँ पे तो ज्यादा से ज्यादा हमारे को शुगर ट्रांसफर कराना है। तब क्या होता है, यहाँ का जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी को एक्सपेंड करता है, और एनर्जी एक्सपेंड करने से क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा शुगर का मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो एनर्जी जिस प्रोसेस में एक्सपेंड हो रही है उसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, और इस एक्टिव प्रोसेस को हम बोलते हैं लोडिंग, क्योंकि यहाँ पे शुगर का मॉलिक्यूल यहाँ पे लोड हो रहा है। अब आफ्टर द लोडिंग यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब आपको पता है कि यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ पे ये जाइलम है। तो जाइलम क्या करता है कि वहां का जो बहुत सारा पानी है जाइलम के पास, वो वाटर यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू इस कॉन्सेंट्रेशन को बराबर करने के लिए रश करता है। अब जैसे ही रश किया तो यहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बन गया। अब कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन बनने से अब क्या होता है कि यहाँ पे अब प्लांट को पता है कि यहाँ पे शुगर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये पूरा का पूरा जो सैप है, सेल सैप है, ये मूव करने लग जाता है नीचे। नीचे भी मूव कर सकता है, अगर ऊपर कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये ऊपर भी पहुंचेगा। और जब यहाँ पे पहुंच जाता है पूरा का पूरा शुगर का मॉलिक्यूल, तो क्या होता है कि यहाँ पे फिर से एक अनलोडिंग होता है थ्रू ऑस्मोसिस। अब पूरा का पूरा शुगर इस वाले सेल में पहुंच गया। अब जो पानी बच गया वो दोबारा से जाइलम में पहुंचता है थ्रू ऑस्मोसिस, और इस वाले पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बल्क प्रोसेस। अब इस तरह से अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से प्रेशर लो और प्रेशर हाई जहां होगा वहीं शुगर के मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे। अब द पॉइंट इज कि जो जाइलम के टिश्यूज हैं, जाइलम के टिश्यूज हमने पढ़ लिया कि ये डेड सेल्स हैं, लेकिन फ्लोएम के जो हैं वो लाइव सेल्स हैं। तो अब लाइव सेल्स होने का क्या मतलब है कि इसमें थोड़े से भी साइटोप्लाज्म हैं,
और न्यूक्लियस भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। तो इसमें क्या होता है कि इसके साथ, इसको लाइव रखने के लिए इसके साथ में अभी आपने पढ़ रखा है कंपेनियन सेल्स होते हैं, जिसमें कि पूरा का पूरा हमारा सेल है जो इसको एनर्जी देता है। अब एनर्जी क्यों चाहिए इसको? अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक एक्टिव प्रोसेस हो रहा है, और एक्टिव प्रोसेस कब होगा? जब एनर्जी कब हम खर्च कर पाएंगे? जब तक कि ये लिविंग थिंग नहीं होगा। अगर सेल ही लिविंग नहीं है तो वो एनर्जी किस तरह से खर्च कर पाएगा? तो इसलिए भी ये जो कंपेनियन सेल्स हैं वो हमेशा इसके साथ रहते हैं, इस वाटर को फ्लो कराने में इसकी हेल्प कराते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रांसलोकेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में हमारा सबसे पहले आएगा हार्ट, दैट इज अ पंप। नेक्स्ट कम्स टू द ब्लड, देन कैपिलरी एंड देन लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम वन बाय वन हार्ट को देखते हैं। अब हार्ट को लेते हैं। हार्ट की ये पिक्चर बना रही हूं मैं। इसमें है फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये आपको पता ही है। फोर चैम्बर्ड हार्ट में ऊपर 2 एट्रियम और नीचे 2 वेंट्रिकल। इसको बीच से हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल। और अब यहाँ पे हमें वॉल्व दिखाई दे रहा है। दिस वॉल्व, ये जो ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है उसको बैकवर्ड जाने से इसको रोकता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड क्योंकि इसमें 3 वाल्व होते हैं, दिख 2 रहे हैं, लेकिन अगर हम 3D पिक्चर लेंगे तो इसमें 3 वाल्व दिखेंगे, ट्राइकस्पिड वाल्व। ये ऑर्टा है, यहाँ पे भी वाल्व बने हुए हैं। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो यहाँ से पुश से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ, ये टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ये पहुंच जाता है। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ से चल करके ये यहाँ पे भी वाल्व है जो इसको अगेन वापस जाने से रोकता है। तो ये इट इज लाइक ये ब्लू से मैंने बना दिया, इसका मतलब इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ देखिए रेड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ जा रहा है? टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो ब्लू कलर का जो ब्लड है, टू डिफरेंट ऑर्टा इट इज। यहाँ आपको 2 लंग्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्लू वाली pulmonary artery means which is taking blood from the heart to different parts of the body। तो ये जो ब्लू कलर की आर्टरी है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को हार्ट से दूर की तरफ ले जा रही है। और कहाँ ले जा रही है? टू प्यूरिफाई द ब्लड इन द लंग्स। बट ये एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इट इज अंडर प्रेशर। आर्टरीज आर ऑलवेज अंडर प्रेशर, और प्रेशर में होगा तो ये ब्लड वापस फ्लो ना करे, इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व बने हुए हैं जो ब्लड को वापस हार्ट में आने से रोक लेते हैं। दिस इज मिट्रल वाल्व। 2 लंग्स बना दिया, एक इधर और एक इधर। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड को 2 लंग्स में लेके जा रहा है टू गेट इट ऑक्सीजनेटेड। यहाँ जो ब्लड आ रहा है उसमें काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, और वहां पे क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजन इसके थ्रू इस लंग में पहुंच जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में आया दोनों साइड में,
वहां पे डिफ्यूजन हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुए, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से लंग्स में पहुंच गया और लंग्स का ऑक्सीजन है वो ब्लड के थ्रू दोबारा से इधर लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया, विच इज कॉल्ड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ये मिट्रल वाल्व है। मिट्रल वाल्व क्या करता है, एक बार ब्लड इसमें आ गया, अब वो हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो वो ब्लड अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, प्योर ब्लड है जिसको हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। अब जब हार्ट नीचे से कंट्रैक्ट करेगा तब ये बैक इसको लेफ्ट एट्रियम में जाने के लिए नहीं देगा, दिस इज कॉल्ड मिट्रल वाल्व। जो ऊपर के बॉडी पार्ट्स हैं वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में पहुंच रहा है। और राइट एट्रियम के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये राइट वेंट्रिकल में पहुंच रहा है। यहाँ से हार्ट कंट्रैक्ट किया, अब ये पूरा अओर्टा, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड से मैंने शो किया हुआ, ये पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाकर के ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ह्यूमन बीइंग में जो सर्कुलेशन हमारा है उसको हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बिफोर गोइंग टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इट रीचेज आवर हार्ट ट्वाइस। तो अब देखते हैं हम किस तरह से ये हमारे हार्ट में 2 बारी आता है। इसे मैं बना देती हूँ यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा और इधर बना देती हूँ मैं सुपीरियर वेना केवा। ये हो गया हमारा सुपीरियर वेना केवा। तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तो लंग से ब्लड और दोनों वेना केवा से इसमें राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में भर रहा है। यहाँ से ब्लड मिट्रल वाल्व से होता हुआ ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और यहाँ पे भी ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होकर के राइट वेंट्रिकल में आया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा ऑर्टा जो है वो निकलता है और पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से पूरे बॉडी से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हार्ट में आया। हार्ट में आने के बाद ये फिर से दोबारा से लंग्स में गया टू गेट इट ऑक्सीजनेटेड। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड तो ये दोबारा हार्ट में आया और जब 2 बार हार्ट में आ रहा है एंड देन इट इज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो बिफोर गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्लड कम्स ट्वाइस इन द हार्ट एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट द डबल सर्कुलेशन। तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। नाउ वी कम टू डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, इसलिए आर्टरी को मैंने रेड से लिखा है और वेन को मैंने ब्लू से लिखा है। तो दे आर ऑलवेज अंडर हाई प्रेशर, जैसा कि आपने हार्ट में देखा कि हमेशा एकदम हार्ट के पास होती हैं, तो इसमें बहुत प्रेशर होता है, हार्ट का कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और ये हमेशा अंडर लो प्रेशर होते हैं, जैसे कि ये हमारा वेन है जो दिख रहा है। और इस लो प्रेशर की होने की वजह से इसमें वाल्व होता है, क्यों? क्योंकि ब्लड कहीं वापस ना चला जाए। इनकी थिक वॉल्स होती हैं बिकॉज क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। दे कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी आपने पिक्चर में देखा था कि हार्ट से जो दूर ले जा रही हैं तो हमेशा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अभी आपने उसमें देखा था एक ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया था, बट इट इज टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमेशा हार्ट से दूर को लेके जाएगा। अब वेन में है, दे कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारे वेन्स हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो लंग से ब्लड को हार्ट की तरफ ला रही है। अब चूंकि लंग से हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन दे ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट, हम इसको वेन बोलेंगे, बट they not always contain deoxygenated blood. This is the exception. They contain oxygenated blood. कह रहे हैं हम उसको वे नहीं, लेकिन उसमें oxygenated blood है। तो this is all about arteries and veins. तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन में लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि लिम्फ क्या है।
आप सबको पता है कि ब्लड क्या है। ब्लड किस किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? द बेसिक थिंग इज प्लाज्मा। उसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, उसमें WBC होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। एवरीथिंग इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। तो ब्लड का जो बेसिक कंपोजिशन है दैट इज द प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा क्या होता है? इट इज अ बिल्कुल वाटरी स्ट्रक्चर, कलरलेस वाटरी स्ट्रक्चर। जब उसमें RBC पहुंच जाता है जब, तो उसका कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन का कलर बिकॉज ऑफ द आयरन इट इज ऑफ रेड कलर। तो ब्लड का जो रेड कलर है इट इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। उसमें WBC है, उसमें प्लेटलेट्स हैं और डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। तो हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। आखिर लिम्फ, वही बताया मैंने आपको कि जो ब्लड में जो प्लाज्मा है उसी को हम बोल सकते हैं लिम्फ। तो अब लिम्फेटिक सिस्टम हमारे को पढ़ने का क्या मतलब है, क्यों पढ़े हम लिम्फेटिक सिस्टम? तो जब ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड सब चीज़ों को लेके जाता है, तो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जितने में हमारे बॉडी में सेल्स हैं, पूरी जगह ब्लड वेसल्स नहीं पहुंच पाते। एक एक सेल में ब्लड को पहुंचना होता है। तो ब्लड वेसल्स काफी बड़ी होती हैं, जिनको मैंने अभी आपको पढ़ाया। तो ब्लड वेसल्स और छोटी ब्रांचेस में बाइफरकेट हो जाती हैं और छोटी छोटी, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो यहाँ पे ऐसे हाथ लगा के देखता है, ऐसे हाथ लगा के देखता है कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कहीं कुछ स्वेलिंग तो नहीं है। या कभी कभी आपने किसी आदमी को देखा हो जिसके इतने मोटे मोटे पैर हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। तो वो एक्चुअली में है क्या? वो डॉक्टर यहाँ पे क्यों हाथ लगाता है? तो इस चीज को अभी हम पढ़ते हैं। ये मैंने हार्ट बनाया है, सिंबलिक हार्ट है। इधर मैंने ब्लू कलर दिखा दिया है बिकॉज यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे कैपिलरी है, मीन्स हर छोटे छोटे सेल्स में पतली पतली पाइप में डिवाइड हो जाती हैं। और यहाँ पे कंजम्पशन हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम हो गया। अब ये बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये थ्रू दिस कैपिलरी ये फिर से आकर के हमारे हार्ट में मिक्स हो गया। तो ये तो लोअर पार्ट का हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ हो जा रहा है? लंग्स में जा रहा है। वहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है और दोबारा से हार्ट में पहुंच रहा है। तो दिस पोर्शन, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं कैपिलरी। यहाँ पे हार्ट ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड इसके थ्रू, मेन आर्टरी के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचा। अब आपको ये दिख रहा है कि जब हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो इट इज अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है। तो उसी प्रेशर के थ्रू यहाँ पे आकर के ये कैपिलरीज में भी उसमें उसी तरह से प्रेशर होता है। अब यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी प्रेशर है। तो एवरीवेयर जहाँ कैपिलरी है, आर्टरी से जब ब्लड आ रहा है तो इट इज अंडर प्रेशर। ये एक कैपिलरी की यहाँ पे मैंने ड्राइंग बनाई है, वन कैपिलरी, एक कैपिलरी है यहाँ और इधर कुछ कुछ सेल्स हैं। अब ड्यू टू द हाई प्रेशर ये क्या होता है, इस कैपिलरी के जो वॉल्स हैं इसमें बिल्कुल फाइन होल्स हैं। तो जो ये कैपिलरी में ब्लड जो है अंदर हाई प्रेशर है, तो जब हाई प्रेशर में होता है तो कुछ पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसको हम प्लाज्मा भी बोल सकते हैं, ऊज आउट करने लग जाता है ये, और ये सेल के इस पूरी जगह को फिल कर लेता है। तो ये जो मटेरियल जो निकला ब्लड का, जो ऊज आउट हुआ, इसको हम बोलते हैं, ये प्लाज्मा है ब्लड का, लेकिन हम इसको बोलते हैं लिम्फ। तो जहां पे भी कैपिलरीज हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कैपिलरी देख रहे हैं, यहाँ पे भी कैपिलरी देख रहे हैं, तो ये जो लिम्फ है ये सारी जगह इसको भर लेता है, यहाँ पे भी और इधर भी, हर जगह ये कैपिलरी के जहाँ पे भी कैपिलरीज हैं ये लिम्फ ऊज आउट होता है, निकलता है इस छोटे छोटे होल से और पूरी जगह को ये भर लेता है। अब आपको ये नहीं लगता कि जब हर जगह से बॉडी के में, हमारे पूरे बॉडी में तो कैपिलरी हैं और हर जगह से कैपिलरी में से, ब्लड में से अगर लिम्फ ऊज आउट होता जाएगा, पूरे बॉडी में लिम्फ ही लिम्फ है, तो क्या ये जो ब्लड हमारे यहाँ से फ्लो कर रहा है,
क्या वो थिकर और थिकर नहीं होता जाएगा? उसका जो लिक्विड पार्ट ही है सारा निकलता जा रहा है। क्या ये ब्लड फ्लो करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा मुश्किल। ब्लड थिकर एंड थिकर होता जाएगा और क्या होगा? अल्टीमेटली जो सेल्स हैं, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सेल्स जो हैं वो मरने लग जाएंगे, दे विल स्टार्ट डाइंग। जो यहाँ से जो आरबीसी है, यहाँ से जो ऑक्सीजन है और यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी काफी डिस्टेंस है। तो ये माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस है जिसको हमें कैसे फिल करेंगे? यहाँ से यहाँ तक आरबीसी में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू आरबीसी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हैं, जैसे कि ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज यहाँ पे घूम रहा है, इस कैपिलरी में है, वो सेल में कैसे पहुंचेगा? तो उसके लिए हमें चाहिए, और वो इस वॉल के थ्रू नहीं निकल सकता, तो इसीलिए हमारे को ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स को निकालने के लिए ये होल जरूरी है। अब ये लिम्फ के थ्रू वो सारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे पहुंच गए। अब ये जो ग्लूकोज और मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्लड में से निकल करके इसी प्लाज्मा में से मिल करके प्लाज्मा में जाते हैं एंड देन ये सेल को मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना ये जो फैट मॉलिक्यूल और ग्लूकोज हैं वो सेल को मिल ही नहीं सकते और सेल अल्टीमेटली मरने लग जाएंगे। तो अगर मरने लग जाएंगे तो फिर इस तरह से तो सारा ब्लड लिम्फ के फॉर्म में बाहर निकल गया और ब्लड हमारा थिकर एंड थिकर होता जा रहा है, हमारे सेल्स मर रहे हैं। तो इसको बॉडी हमारा किस तरह से टैकल करता है? तो जिस तरह से ये लिम्फ, ये कैपिलरीज हैं, इसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे लिम्फेटिक सिस्टम हैं, ये छोटी छोटी पाइप हैं। ये जो सारा ये जो प्लाज्मा निकला है, जो लिम्फ निकला है, उसके लिए एक अलग से सेट ऑफ पाइप्स हैं। तो ये जो बड़े हैं, बड़ी पाइप्स हैं, उनको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और जो छोटे छोटे पाइप्स हैं उनको हम लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं। तो अब देखिए लिम्फ जो निकला है, जो ऊज आउट होकर के लिम्फ निकला है, अब नाउ हाउ इट गोज बैक इनटू दिस लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे इसी जगह पे मैंने ये बना दिया है, दिस इज लिम्फ कैपिलरी, और यहाँ भी बनाया है लिम्फ कैपिलरी। इस तरह से इसकी वॉल्स हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पे जितना भी प्लाज्मा ये इकट्ठा होता है वो इस लिम्फ कैपिलरी में चला जाता है। जितने भी लिम्फ इकट्ठा हुआ है वो इस कैपिलरी में एंटर कर रहा है। लिम्फ कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज में क्या फर्क है? तो जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ओपन है, यहाँ से ओपन है और ये वेन के फॉर्म में बन रही हैं। लेकिन जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, देखो यहाँ से ये क्लोज्ड है। तो अब ये किस तरह से अंदर, ये जो प्लाज्मा है वो इसके अंदर किस तरह से जा रहा है? ये लिम्फ कैपिलरी का एक जूम फिगर बनाया है। अब ये जो लिम्फ है वो इसके अंदर, कैपिलरी के अंदर कैसे पहुंचता है, जबकि हमारे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं से भी कोई भी ओपनिंग नहीं है। तो हाउ इट डज गेट इन? तो यहाँ पे इस सेल्स को देखिए कि ये छोटे छोटे सेल्स जो हैं यहाँ से ये जुड़े पड़े हैं। जब ब्लड इज अंडर प्रेशर, जब ब्लड अंडर प्रेशर होता है तो ये जो लिम्फ है वो भी अंडर प्रेशर होता है, और ये जो सेल है इसको थोड़ा सा ये प्रेस कर देता है और यहाँ से ये प्लाज्मा अंदर को पहुंच जाता है। यहाँ से भी ये जो सेल है इसको थोड़ा सा प्रेस कर देता है और यहाँ से स्पेस बन जाता है और ये प्लाज्मा जो है वो इसके अंदर पहुंच जाता है। जो लिम्फ पहुंच गया, अब इस वॉल को पुश करता है और ये जो वॉल्व है ये अब क्लोज हो जाते हैं और वन वे ये प्रोसेस चलता है, जिससे लिम्फ इसके अंदर तो चला गया, लेकिन जब यहाँ से अंदर पूरा पहुंच गया, प्रेशर पड़ा, तो ये वॉल्व जो है वो बंद हो जाता है। अब इस तरह से जितने सारे लिम्फ यहाँ पे इकट्ठे हुए थे ईच एंड एवरी कैपिलरी में, वो इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये लिम्फ कैपिलरीज में आते हैं और फिर लिम्फ वेसल से होकर के ये सारे ब्लड, सारे लिम्फ को कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब ये लिम्फ जाता कहाँ है? तो जाने के लिए इसके लिए एक ही जगह है, वो कहाँ जाएगा? इट हैज टू गो इनटू द ब्लड सर्कुलेशन,
और वो भी हार्ट से पहले हमें इसको ब्लड सर्कुलेशन में भेजना होगा। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, ये एक्चुअली में अपना लिम्फ कहाँ डालना चाहिए इनको? तो ब्लड में तो आना है, तो अल्टीमेटली इनको हार्ट में भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्टरी में लिम्फ वेसल्स जाकर के पोर करने की कोशिश करेंगे तो आर्टरी की जो ब्लड है वो हमेशा हाई प्रेशर पे होता है एंड वो इसको अलाउ ही नहीं करेगा। बहुत मुश्किल होगी ये लिम्फ वेसल्स को इसमें अपने लिम्फ को पोर करने में, और वो क्या करेगा, उल्टा वापस उसको प्रेशर देगा। तो इसलिए बेटर है कि जो लिम्फ वेसल्स हैं वो कहाँ ब्लड को पोर करें, तो वो वेन में पोर करें, जहाँ की ब्लड जो है वो बहुत ही लो प्रेशर पे है। लो प्रेशर पे रहेगा तो ये जो लिम्फ वेसल से जो लिम्फ आ रहा है वो डायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाएगा। एक और पॉइंट है कि लिम्फ कैपिलरीज क्या कर रही हैं कि जो सेल के चारों तरफ से जितने भी लिम्फ इकट्ठे हो गए थे उनको क्लियर करना है। सारे तरफ से इकट्ठे होकर के ये जस्ट हार्ट से पहले लिम्फ को इसमें पोर कर देती हैं, जहां की ब्लड बहुत ही कम प्रेशर पे होता है। लेकिन एक पॉइंट और है कि जब यहाँ पे कोई भी एक पैथोजन है, कोई सा भी एक पैथोजन है जो अनवांटेड है, वी डोंट वांट इट इन आवर बॉडी। पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब ये लिम्फ के साथ अगर चला जाएगा इस तरह से तो क्या होगा, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट भी। इसमें बहुत सारे WBC का कंसंट्रेशन होता है। तो जैसे ही कोई पैथोजन लिम्फ के थ्रू इस पॉइंट पे आता है तो दे फाइट इट बैक, और जब फाइट करते हैं तो या तो पैथोजेंस खत्म हो जाते हैं, और उस प्रोसेस में ये लिम्फ नोड्स जो हैं वो थोड़े से स्वेलिंग हो जाती है, जो कि क्लियर इंडिकेशन होता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो इस तरह से जब डॉक्टर हमारे यहाँ देखता है तो वो यही देखने की कोशिश करता है कि कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं अटैक कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, अब इसका एक बार दोबारा से रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। हार्ट है, आर्टरीज अंडर प्रेशर, वेन्स वेरी लो प्रेशर। अब आर्टरी से पूरे बॉडी पार्ट्स में गई, कैपिलरीज हैं, आपको ये बता दिया था, कैपिलरीज हैं, और कैपिलरीज फिर से दोबारा से ज्वाइन करके और फिर ये हार्ट में मिल जाती है। कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, ये सारा कुछ होता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज ब्लड है, उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फूड मटेरियल भी है, ग्लूकोज है, फैट है, एवरीथिंग इज देयर। अब क्या होता है, ये कैपिलरीज की वॉल, अब यहाँ देखिए कैपिलरी है, ये एक सिंगल कैपिलरी है जिसमें हमने ये आरबीसी बना रखी है, और इधर कुछ सेल्स हैं। आरबीसी और सेल के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू डिफ्यूजन, दैट इज ओके। बट अगर उससे बड़े मोलिक्यूल्स हैं, कुछ ग्लूकोज हो गए, फैट हो गए, अब क्या करेंगे, वो इस कैपिलरी के वॉल को क्रॉस नहीं कर सकते और ना वो डिफ्यूजन हो सकता है। तब वो नीड है उनको ये होल की, ये इसमें कैपिलरीज में ये छोटे छोटे होल्स रहते हैं, और कैपिलरी हमेशा अंडर प्रेशर है। तो क्या होता है कि जो ब्लड इसके अंदर से आ रहा है उसका जो प्लाज्मा पार्ट है वो इस होल से यूज आउट हो जाता है, और जितने सेल्स हैं, सेल के बीच के जो स्पेसेस हैं वहां पूरा ये फिल हो जाता है। अब फिल होने से क्या होता है कि यहाँ के जो बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं वो इस होल के थ्रू निकल के प्लाज्मा के थ्रू आकर के सेल में पहुंच जाते हैं। अब ये तो पूरा फिल हो गया। अब इतना फिल होने के बाद अब तो पूरे बॉडी में लिम्फ ही लिम्फ इकट्ठा हो गया। अब ये वापस कैसे जाएगा, हमारा बॉडी इस बात को कैसे टैकल करेगा, और ब्लड भी थिक होता चला जाएगा। सारा ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो निकलता जा रहा है, तो ब्लड तो थिक हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को बॉडी एक बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है। किस तरह से, तो यहाँ पे होती हैं लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरी दो मैंने बनाई हैं। ये
क्या करता है कि ये जो प्लाज्मा है इसको वापस इस लिम्फ कैपिलरी में ये प्लाज्मा पहुंच जाता है। अब ये कैसे पहुंचता है, हमारे को तो ये क्लोज्ड एंड दिख रहा है, कहाँ से, कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। तो इस एक कैपिलरी का मैंने ये बड़ा पोर्शन बना दिया। इसके सेल्स को देखिए, यहाँ पर ये सेल्स के बीच में ओवरलैपिंग है। अब क्या होता है, लिम्फ हमेशा अंडर प्रेशर होता है। अब प्रेशर से ये क्या होता है, ये पुश करता है तो ये ओपनिंग खुल जाती है। और एक बार प्लाज्मा इसके अंदर चला गया तो ये प्लाज्मा अब अंडर प्रेशर हो जाता है, तो ये उस वॉल को, उस ओपनिंग को अंदर से पुश करता है और वो बंद हो जाता है। तो इट इज काइंड ऑफ वन वे प्रोसेस, जिससे लिम्फ जो निकला था वो वापस लिम्फ कैपिलरी में पहुंच गया। अब लिम्फ कैपिलरी फिर से ज्वाइन होकर के जो बड़ी वाली है उनको बोलता है लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फ वेसल्स में पहुंच गए, लेकिन इस प्लाज्मा में कुछ अनवांटेड मटेरियल भी है, जैसे कोई पैथोजन है, अब वो तो ब्लड में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड्स। अब यहाँ पे बहुत सारे WBC होते हैं टू फाइट दैट पैथोजन, और उसको या तो खत्म कर देता है या उसकी फाइटिंग में उसके जो WBC हैं इतने एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि ये जो नोड्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं। तभी डॉक्टर जाते हैं तो हमारे को ऐसा देखता है कि कहीं आपके यहाँ पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है। इसका मतलब अगर स्वेलिंग है इसका मतलब सम इन्फेक्शन इज देयर। ये बहुत ऑसम एक लिम्फेटिक सिस्टम है। तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा लिम्फेटिक सिस्टम, हार्ट भी समझ में आ गया होगा, प्लांट्स का वो भी करा दिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए इससे। फिर भी अगर कुछ डाउट बच जाए तो आप मुझसे पूछें कमेंट बॉक्स में, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी कॉल का जवाब दूंगी। पढ़िए, बहुत मन से पढ़िए, बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर एंड बाय बाय।